Hi guys, welcome to TISNET podcast video with Vaibhav Kulkarni and he got selected for Tuljapur campus. कोर्स का नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नेंस. This is what the course he got selected for. So all the people those who are targeting for Tuljapur campus. So I think Vaibhav will give the brief idea about the selection part and ये course अगर target कर रहे हो तो I mean that will be another add-on for you. So first of all Vaibhav, congratulations and hello, how are you? Hello, sir. I'm fine. How are you? I'm also fine. So after getting Tuljapur campus for TS, how's the feeling? I mean, as I saw the result, I almost cried after seeing the result. I mean, it was a very emotional moment firstly, because sir, almost last 6 months से हम लोग इसके लिए prepare कर रहे थे. And luckily sir, lockdown था इसलिए we got time. Otherwise college में तो शायद time नहीं मिलता. And sir, I did this in my TY. So definitely sir, अच्छा तो लग रहा है. Okay, great. So basically, Vaibhav joined us for the live class. So online, he's our online student. COVID की वजह से तो classroom था ही नहीं, तो online this session happened basically. And Vaibhav want to understand apart from the lecture, जो अपन lectures करते थे उसके अलावा क्या-क्या और चीज एड ऑन की थी आपके प्रिपरेशन को लेकर के और डेली रूटीन क्या था प्रिपरेशन में? तो एक्चुअली स्टार्टिंग में कुछ मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया समवॉट 6 मंथ्स पहले एग्जाम के पहले, तब सर प्रिपरेशन काफी स्लो था. तब मैं सिर्फ करंट अफेयर्स वगैरह पे फोकस कर रहा था. पर सर जैसे जैसे मतलब एग्जाम की डेट्स आती गई वैसे सर आई फेल्ट कि आई नीड मोर मटेरियल. और तभी सर मैंने मेन्योर का जो बुक्स रहते हैं वो ऑर्डर किए थे. टिल दैट टाइम आई फेल्ट कि आई डोंट नीड एनी कोचिंग और समथिंग. But sir, after seeing the books, then I realized that there are many things, many concepts that I need someone who can explain me these concepts. So तब सर मैंने ज्वाइन किया था आपका कोचिंग. सर रियली the videos, lectures were very helpful to understand the concepts, especially the current affairs, because सर मेरा टिस्नेट का स्कोर कुछ 50 है और उसमें से 26 मेरा जीके के लिए आया था. तो मेजर शेयर मेरा जीके के लिए था. Yes, sir. So apart from the lectures, what was the daily routine in terms of the GK, English and maths? Sir, daily I used to make sure that at least एक mock test मैं solve कर रहा हूँ जो आपके पास थे. और सर उसके साथ में डेली आई यूज्ड टू रीड करंट अफेयर्स. मोस्टली वो एक सोर्स से नहीं थे, वो मैंने 2-3 सोर्सेस से मतलब कलेक्ट करके मैं उनको रीड करता था. मॉक टेस्ट टॉपिक टेस्ट था कि फुल लेंथ? बिकॉज़ एक मॉक टेस्ट डेली लिखोगे तो 25 दिन में खत्म हो जाएगा. 25 मॉक टेस्ट आ जाएगा. जी जी सर फुल लेंथ मॉक टेस्ट. तो डेली एक मॉक टेस्ट? यस, मतलब सर जैसे एग्जाम नजदीक आई वैसे स्टार्टिंग में मैंने मॉक टेस्ट पे फोकस नहीं किया. बट जैसे क्लासेस ज्वाइन किया तब मुझे मॉक टेस्ट को एक्सेस मिला और फिर मैंने डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू किया. और सर उसके अलावा सर करंट अफेयर्स के अलावा जो भी कंसेप्ट थे जैसे इंग्लिश वगैरह, उसके लिए मैंने हिंदू न्यूज़पेपर उसके जो एडिटोरियल पेज रहता है वो रोज मैं रीड करता था. रीड के साथ उसके साथ कैसा होता था मेरा मतलब स्पीकिंग भी थोड़ा इम्प्रूव होने लगा. माई वॉइस वॉज स्लाइटली लो दैट टाइम, बट रोज डेली लाउडली मिरर के सामने रीड करके माई वॉइस बिकेम वेरी हार्ड इनफ. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अलॉन्ग विद दैट जो कंसेप्ट होते हैं जैसे मैथमेटिक्स के जैसे कुछ डीआई वगैरह के, तो उसके लिए मैंने मतलब जो रोज दिन में हमारे जो बुक्स थे उसमें से डेली मैं टारगेट करता था कि रोज 5 पेजेस पूरे सम्स के भरे हुए होते थे वो मैं सॉल्व करूंगा. जो सम्स नहीं आ रहे थे उनको मार्क करता था और जो भी मेंटर्स थे मेरे उनको यूजुअली मैं उनके साथ शेयर करता था, उनकी उस पे जो है वो एक्सप्लेन करते थे. ओके, कमिंग टू द मॉक टेस्ट ओनली. सो how was your experience, because last year we had launched 25 mock tests. So mock test लिखने के बाद और जब रियल एग्जाम लिखने में गए तो फीलिंग क्या थी, कॉन्फिडेंट लेवल क्या था, एंड व्हाट यू हैव लर्न बेसिकली आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट? या सर एक्चुअली मॉक टेस्ट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. एक्चुअली कैसे हुआ कि जैसा मॉक टेस्ट का पूरा पैटर्न था सेम टू सेम एग्जाम का भी वही पैटर्न था, मतलब पूरी उसी तरीके से हमने एग्जाम लिखी. तो सर हम लोग ज्यादा फेमिलियर हो गए थे उस चीज से. अगर अचानक एग्जाम के लिए चले जाते और वहां पे अगर ऐसा देखते तो शायद हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था. पर ऑलरेडी हमने इतनी मार्क्स दिए थे तो पूरा प्रैक्टिस हो गया था. तो अलॉन्ग विद दैट हमारे ही ग्रुप में मैंने और के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्लियर किया था उन्हीं हम स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप बनाया था एक्चुअली. उसमें हम लोग क्या करते थे कि एक दूसरे के मॉक्स लेते थे, मतलब हम ही पैनल बन जाते थे और दूसरे स्टूडेंट का मॉक लेते थे. और ये हमने बहुत बार किया, मतलब 1-2 बार नहीं किया, मॉक इंटरव्यू हमने बहुत बार किए थे. तो इससे क्या हुआ, हमको कैमरा वगैरह ये सब जो होता है इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गया. पहले मोस्टली क्या होता था, कोई भी जूम मीटिंग होती थी हम लोग कैमराज ऑफ करते थे, लेकिन एक्चुअल जब इंटरव्यू होता है तब हमको कैमरा ऑन रखना पड़ता है और बहुत लोग उस पर शाय होते हैं.
तो हम जो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस आया ये मॉक इंटरव्यूज ले लेके, एक दूसरे से भी काफी सीखने के लिए मिला हमको ये करते करते। तो सर ये एक ग्रुप वर्क जो था ये काफी काम आया हमारे। हमारे एक स्टूडेंट था अविनाश करके, अनफॉर्चुनेटली सर वो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हम बाकी के जो 8 स्टूडेंट्स है वो सारे सिलेक्ट। एक स्टूडेंट है वो एपीयू में सिलेक्ट हो गया, अजीम प्रेम जी में। वो टेस्टनेट में नहीं हुआ पर वो अजीम प्रेम जी में सिलेक्ट हो गया। अच्छा, ये मतलब ये वाली आई थिंक 7 या 8 बैच यू आर टॉकिंग अबाउट, तो उस बैच में से और टेस्टनेट है या 10 या के या ऊपर सर बैचेस थे, तो आपके बैच में से 8-10 लोग एज यू मेंशन कि आपकी वाली बैच में से इतने जी लोग सिलेक्ट हुए थे। फिर वो जी लोगों ने सर ग्रुप बना करके एंड मॉक प्रैक्टिस चालू की। ये भी एक अच्छा जी जी एड ऑन है प्रिपरेशन को लेके। ओके, सो जी सर आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट सारी चीजें समझ में आ गई कि पैटर्न क्या है एंड इंटरफेस कैसा है, टॉगलिंग ऑफ द क्वेश्चंस एंड ऑल। सो व्हाट यू थिंक जो रियल एग्जाम लिखा था उसमें क्या क्या मिस्टेक्स जो आपने मॉक में की थी वो वहां पे नहीं की? सर पहले तो मॉक में बहुत बार ऐसे होता था कि हम लोग टाइम पे इतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि हम लोग मोस्टली घर पे बैठे होते थे, तो तब इतना टाइम का प्रेशर नहीं आता था। पर जब एक्चुअल एग्जाम लिखने गए तो तब थोड़ा सा टाइम का प्रेशर आया था कि फटाफट टाइम जा रहा था और हमारे पास मतलब आंसर्स बहुत ज्यादा, मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे तभी। तो लेकिन ये जो था ये हम लोगों ने मतलब हैबिचुअल हो गया था हमारे लिए कि विद इन 1 आवर आई गेस 20 मिनट्स 40 मिनट्स। 40 मिनट्स या विद इन 1 आवर 40 मिनट्स हम लोगों को पूरा करना ही है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। तो हम लोग हमारा यूजुअली उसके पहले हो जाता था। तो एग्जाम के दिन भी मेरा थोड़ा मतलब 5 मिनट्स अर्ली हो गया था पेपर। तो सर वो एक बेनिफिट था। So as you mentioned regarding the एक डर रहता है जो फियर होता है जो रियल एग्जाम में, वो इसलिए है आई थिंक दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू एवरीवन व्हेन यू आर राइटिंग अ मॉक टेस्ट, टेक इट एज अ कि आपका ये टेस्टनेट का रियल एग्जाम है। सो उतने डर से, उतने फियर से, उतने एग्रेशन से आप मॉक लिखो, तो रियल एग्जाम में ये वाली फीलिंग तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। This is what I suggest to everyone those who are watching this podcast. And coming to the last part, which is nothing but the interview. You must have your this PI mock interview at Mahindra, right? जी सर। So वो जो mock interview दिया था और आपने जो real टेस्ट का जो इंटरव्यू था आपका, उसमें क्या क्या डिफरेंस थे और कितना बेनिफिट था वो इंटरव्यू आपके लिए? सर जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा एक मेन्योर की तरफ से भी एक इंटरव्यू हुआ था, आई गेस प्राची मैम ने हमारा इंटरव्यू किया था। और उसके बाद हमने आपस में भी स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के बहुत ज्यादा मॉक इंटरव्यूज लिए। तो सर इससे क्या हुआ कि एक तो कॉन्फिडेंस आया इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन सर फिर भी थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है एक्चुअल इंटरव्यू के दिन, कितना भी प्रैक्टिस कर ले। हाँ सर। और सर लेकिन आई फेल्ट आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू, आई फेल्ट के मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और वो लोग मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पे एकदम ऐसे ऐसे लुक था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मेरे आंसर्स उनको अच्छे लग रहे हैं या क्या। पर फॉर्चुनेटली उन्होंने अच्छे मार्क्स दिए मुझे। और सर ये जो था मतलब मोस्टली इंटरव्यू के लिए मेरे आंसर्स में अच्छे से फ्रेम कर पाया, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स ने या जो हमारी मैम थी प्राची मैम, उन्होंने भी काफी आंसर्स मुझे फ्रेम करने में हेल्प की। और इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे जो आंसर्स थे वो टू द पॉइंट थे इंटरव्यू के टाइम पे। और जो भी उन्होंने क्वेश्चंस किए थे, जैसे मुझे उन्होंने मैंग्रोव्स के ऊपर और आरे मुंबई में जो आरे कटिंग हुआ था, मतलब फॉरेस्ट कटिंग हुआ था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने जो भी था वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे पाया मैं कभी। अदरवाइज मतलब पहले मुझे आदत थी कि मैं पूरा घुमाता था आंसर, मतलब पॉइंट पे सीधा नहीं आता था। तो सर ये इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुई। और दूसरा सर आई कांटेक्ट वगैरह ये जो होता है, ये पहले मेरे अंदर इतना नहीं था, लेकिन इंटरव्यूज दे के प्रैक्टिस करके अब this thing has improved. Do you remember what types of the question they had asked in their interview? Real job kind. एक्चुअली उन्होंने मेरे जो मतलब मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग मुझे कोर्स के रिगार्डिंग ज्यादा पूछेंगे, मतलब जो मेरा कोर्स है SLNG उसके रिगार्डिंग पूछेंगे, पर उन्होंने उसके रिगार्डिंग बहुत कम क्वेश्चंस किए थे। मेरा जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे उसके रिगार्डिंग उन्होंने ज्यादा पूछा। जैसे मैंने कॉमर्स किया तो मुझे GST के बारे में पूछा, जो फाइनेंस बिल था उसके बारे में पूछा। और बाद में उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में थोड़े से क्वेश्चंस किए, थोड़े से लॉज, एनवायरमेंटल जो लॉज होते हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चंस किए। सर तो मोस्टली ऐसा था कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो बेसिक क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर व्हाई इट इज या व्हाई दिस कोर्स, ये हम लोगों ने इसके लिए बहुत अच्छे आंसर्स प्रिपेयर किए थे, पर ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे ही नहीं। उन्होंने एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे, और उस टाइम पे जो हम लोग बोलते हैं ना हमारा बोल बच्चन, वही काम आया उस समय। Okay, great. Okay, Vemo, if you want to give any kind of a tips to upcoming year aspirants, so what tips you want to give them? Sir, first tip I would like to give is कि don't rely on one source, like for any kind of information. आप अलग-अलग sources को मतलब रेफर करिए, मतलब जैसे अभी मेन्योर का भी करंट अफेयर्स था, बहुत काम आया। उसके साथ में सर
एक था कि आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू मुझे डर था कि अभी मैं तो सिलेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं गया था। तो तब मेरे कुछ फ्रेंड्स है, उन्होंने कई कई और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था और उनके रिजल्ट्स आ रहे थे और वो सिलेक्ट भी हो गए थे कुछ उनमें से। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक साथ में 2 या 3 यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करना चाहिए था। मैं सिर्फ इस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट था। तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा ईयर फिर वेस्ट हो जाता है। अगर समझो सिलेक्ट नहीं होते तो पूरा ईयर वेस्ट हो जाता है। तो आप एक एक टाइम जब आप एक एग्जाम दे रहे हो, तो क्योंकि उनका प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट सेम, बहुत बहुत जगह पे सेम रहता है एग्जाम के लिए, तो आप उस एक टाइम पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, जैसे डीयू, जामिया या जो भी आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो सिर्फ एक पे डिपेंड ना रहे, कई जगह पे आप ट्राई करें। Okay, so you should have a basically backup option while you are preparing. Like जैसे कि एमबीए के लिए करते हैं ना, कैट लिख रहे हो तो कैट के साथ सीमैट, सीटी, स्नैप एंड मैट 4-5 एग्जाम्स लिख दिए तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा अगर प्रिपरेशन अच्छे से की है तो। जी जी। Okay, that's all guys from Vaibhav, and I think lots of information you have got from Vaibhav. He shared all his experience and given the tips also. So here we say bye bye to Vaibhav, and we'll keep on coming up with regards to mini podcast with regards to TISNET exam. So TISNET को लेके और भी बहुत सारे podcast आ रहे हैं, बहुत सारे selections हुए हैं अलग अलग कोर्स को लेके. So be connected with the channel. Bye bye. सत श्री अकाल. Bye sir.